नमस्कार दोस्तों। तो मैं दिनेश मिश्रा मंथन मंत्रा एकेडमी के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, हम यूटिलिटी वीडियो बना रहे हैं। वर्तमान में बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो इंटरव्यू देने के लिए फॉर्म आवेदन भर रहे हैं। डीएलएड फॉर्म उनके प्राप्त हो चुका है आयोग के द्वारा, और उसको फॉर्म भर के 6 तारीख के पहले उनको वहाँ पर जमा करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को बधाई हो जो मुख्य परीक्षा निकाल चुके हैं और इंटरव्यू का फॉर्म भरने वाले हैं। तो दोस्तों, आज मैं छोटी छोटी बातें और बहुत आवश्यक बातें हैं जो बाद में हमको समझ में आती है कि हमने क्या बड़ी मिस्टेक कर दी है और ये मिस्टेक नहीं करनी थी। दोस्तों, यकीन मानिए, ऐसी कोई गलती नहीं होती है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो, क्योंकि आप चेक करते हैं। अगर उसमें कुछ गलतियां होती हैं तो आयोग चेक करता है। इंटरव्यू के दिन आपको वो फॉर्म लेके आते हैं और वो गलतियों को सुधरवाया जाता है। तो पहली बात तो निश्चिंत रहिए कि ऐसी कोई यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो। तो फॉर्म रिजेक्ट होने की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको इंटरव्यू के पहले डिसाइड करनी पड़ती हैं दोस्तों। और अगर वो डिसाइड आपने नहीं किया और वो चीजें आपने सही ढंग से नहीं भरा, तो ये आपके इंटरव्यू में भी महत्व डालती हैं। और इसके संबंध में दोस्तों, कई बार हम अपने सीमित ज्ञान के कारण और कुछ गलत गाइडेंस के कारण हम चीजों से बचने की कोशिश करते हैं या सही ढंग से चीजों को नहीं भरते हैं, और उसका खामियाजा हमें कहीं ना कहीं बाद में भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं, इसका कोई रिटर्न में गाइडेंस नहीं है या आयोग का कोई सुझाव नहीं है। क्योंकि मैंने इंटरव्यू दिए हैं, मैं सफल हुआ हूं, मैं वर्तमान में पद पर पदस्थ हूं, तो मुझे पता है कि कौन सी चीजें कहां पर ज्यादा उचित होंगी। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर दोस्तों आपको केवल सलाह दे रहा हूं। यह केवल मशवरा है, मानना ना मानना आपका है, कोई बाध्यता नहीं है। यह केवल मैं अपने ज्ञान के आधार पर आपको थोड़ी सा गाइड करना चाह रहा हूं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को आवेदन प्राप्त हो चुके होंगे, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा डाक के माध्यम से आ चुके होंगे। उसमें बहुत सारे फॉर्म हैं, घोषणा फॉर्म है, अनुप्रमाणन फॉर्म है, पर्सनल डिटेल वाला है, ओबीसी के लिए है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ऐसे बहुत सारे हैं। और एक अलग से सूची होगी जिसमें एनेक्सर मतलब जो आपकी संलग्न दस्तावेजों की सूची होगी वो भी प्राप्त हुआ होगा। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और जहां पे हमें डिसीजन लेना है भरने के पहले, वो वाला फॉर्म है आपकी पर्सनल डिटेलिंग। तो आप जब ये पर्सनल डिटेल वाला फॉर्म दोस्तों ये खुला हुआ है, आवेदक का व्यक्तिगत विवरण पत्रक 6 प्रतियों में। तो दोस्तों, इसको आपको विशेष ध्यान रखना है कि यही आवेदन फॉर्म है जो हर इंटरव्यू मेंबर के पास एक एक कॉपी में रहता है। इसके अलावा जो आपका ओबीसी का है, इसके अलावा जो आपका प्रोटोकॉल वाला है, मतलब कि आप जब पदों का वो करते हैं, चयन करते हैं और उनकी प्रायोरिटी भरते हैं, वो फॉर्म और बाकी विवरण फॉर्म वो आयोग के सदस्यों के पास ना होके केवल उनकी स्थापना के बाबू के पास फाइल में लगे होते हैं। वो फॉर्म उनके पास नहीं जाते हैं। पहले कुछ वर्षों तक वो फॉर्म भी साथ में जाते थे और वो एट ए टाइम भरवाए जाते थे, हमको भर के लेके जाना होता था। लेकिन अब परीक्षा के नए नियम के हिसाब से ये पहले ही हमको बायोडाटा वाला फॉर्म भर के भेजना पड़ता है और आयोगों के पास ये रहता है। तो पहली बात तो यह है दोस्तों कि ये जो पर्सनल डिटेल वाला फॉर्म है, ये कितनी प्रति में भरना होता है? 6 प्रतियों में भरना होता है। और 6 प्रतियों में भरने के बाद विशेष रूप से ध्यान रखना दोस्तों कि 6 प्रतियों में तो आप फॉर्म भरेंगे नहीं इसको, सॉरी, तो दोस्तों हम इसको फॉर्म को एक ओरिजिनल प्रति में भरेंगे, एक प्रति में भरेंगे और उसकी फोटो कॉपी करवाएंगे 6। क्लियर है दोस्तों? तो हम एक ओरिजिनल फॉर्म भरेंगे, 6 फोटो कॉपी करवाएंगे और 6 फोटो कॉपी में से 5 फोटो कॉपी में हम ओरिजिनल साइन करेंगे फोटो कॉपी होने के बाद। इस बात को पहला पॉइंट हमको नोट करना है दोस्तों कि ये फॉर्म पहले आप भर लो। और भरने का तरीका क्या है दोस्तों? सबसे पहले एक काम करो, आप इसकी पहले 2 या 3 फोटो कॉपी करवा लो और एक फोटो कॉपी में पहले कच्चे में भरो, दूसरी फोटो कॉपी में आप इसको सही ढंग से भरो। ठीक है दोस्तों? और सही ढंग से भरने के बाद अगर आपको लगे उसमें कोई गलतियां नहीं है, तब उसकी 5 कॉपियां करवाओ और 5 कॉपियों में साइन आपको सभी में ओरिजिनल साइन करने हैं। किसी में भी फोटो कॉपी वाले साइन चलेंगे नहीं।
दैट डज नॉट मीन्स कि अगर से आपने फोटोकॉपी वाले साइन भेज दिए तो रिजेक्ट ही हो जाएगा। वो आपको एट ए टाइम इंटरव्यू के पहले लाके ओरिजिनल साइन करवा भी लेते हैं, लेकिन उस समय हम अपने पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, इंटरव्यू हमारा होने वाला है, बहुत ज्यादा हम यहाँ वहाँ धड़कनें बढ़ी रहती हैं, काम रहते हैं, तो उस समय ये वाली नई स्थिति पैदा हो जाए तो हमारे लिए एक पैनिक की सिचुएशन बन जाती है। तो दोस्तों मेरा कहना है कि ऐसी कोई गलती यहाँ पर ना हो, इसलिए मेरी बातें आप ध्यान से सुने। तो सबसे पहले ये पर्सनल डाटा का आप 2 फोटोकॉपी करवा लो, और 2 फोटोकॉपी में पहले कच्चे में इसको फॉर्म को भर लो, और जब उसका फाइनल हो जाए, जब लगे कोई गलती नहीं है, तो उसको फिर अगले नए फॉर्म में उतार लो अच्छे तरह से, जो फॉर्म आया हुआ है आपके पास आयोग से, और फिर उसको 5 फोटोकॉपी कराओ, और पांचों फोटोकॉपी में आप ओरिजिनल साइन करो, फिर भेजो। तो पहला बिंदु हमको यही ध्यान रखना है दोस्तों कि यहां पर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, जो ध्यान रखना है 6 प्रतियों में, तो दैट मीन्स एक ओरिजिनल प्रति हो जाएगी, प्लस आपकी 5 प्रतियां हो जाएंगी, और एक प्रति आप एक्स्ट्रा बचा के हमेशा रखो, तो आपके पास 6 प्रतियां हो जाएंगी। क्लियर है दोस्तों? और आगे हम बताते हैं कि इसमें क्या क्या ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, सेकेंड यहां पर बिल्कुल लिखा है, यहां पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाएं तथा हस्ताक्षर करें। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि हमको यहां पर फोटो चिपकानी है, और साइन ऐसे करने हैं दोस्तों कि आधे साइन हमारे फोटो में रहें और आधे साइन हमारे बाहर रहे। ठीक है, यहां पर हस्ताक्षर लिखा है तो जरूरी नहीं कि आप यहां पर लिखो, आप ऐसे क्रॉस करवाओ। अगर आप क्रॉस नहीं भी करवाते हो, क्रॉस नहीं भी करते हो, तो उससे क्या होता है कि कई बार काम तो चल जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि फॉर्म डाक से भेजने में लोगों की वजह से, बहुत अच्छी तरह से फोटो ना चिपकने होने की वजह से फोटो क्या होता है, गिर जाता है, और फोटो गिरने के बाद फिर वो हमें वहां पे पैनिक होना पड़ता है कि आपने फोटो नहीं लगाया, ये नहीं लगाया। और क्योंकि अगर आपने आधे हस्ताक्षर किए होते हैं तो आप ये कह सकते हो कि हमने फोटो लगाई थी और फोटो में आधे साइन किए थे। ठीक है, तो मेरे अनुसार फोटो के ऊपर आधा जाता हुआ साइन करना ज्यादा उपयुक्त है। फोटो चिपकाने के एक अच्छे तरीके ये भी होते हैं दोस्तों कि जो हमारा लेमिनेट पेपर आता है, तो फोटो के पीछे देखोगे हल्की सी एक पॉलिथीन कवर होती है, तो कोशिश करो वो निकल जाए, उसके बाद फेविकॉल वगैरह से आप वो करो, तो वो कभी भी खराब नहीं होती है, वो पूरी तरह से चिपकी रहती है। हालांकि ये मैटर आपका और हमारा डिस्कशन का नहीं है कि फोटो कैसे चिपकानी है, आप ग्रेजुएट हो, पीएससी मेंस निकाल चुके हो, तो ये सब जानते हैं। जो वैल्यूएबल चीजें हैं उस पर बस मैं डिस्कशन करूंगा दोस्तों। दूसरा, यहां पर देखो दोस्तों, ये पॉइंट है आवेदन क्रमांक। तो दोस्तों ये आवेदन क्रमांक जो है, ये आपको ब्लैंक छोड़ना है, ये ब्लैंक छोड़ना है। ये आवेदन क्रमांक आपको पहले से भरना नहीं है। ये जब आपका रोल नंबर उस दिन डिसाइड होगा इंटरव्यू के दिन कि आपका उस दिन का क्रमांक कौन सा है, 4थे नंबर पे हो, 5वें नंबर पे हो, 6वें नंबर पे हो, तो जो बाबू बैठेगा वो आएगा, वो यहां पर लिखेगा आपका आवेदन क्रमांक। क्लियर है दोस्तों? फिर इसके बाद आता है दोस्तों रोल नंबर, पंजीयन क्रमांक या रोल नंबर। तो बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है, आपका एक ही रोल नंबर प्री में होता है, वही रोल नंबर आपका मेंस में होता है, और वही रोल नंबर आपका इंटरव्यू में होगा। तो जो रोल नंबर प्री से मेंस और इंटरव्यू में चल रहा है दोस्तों, वही रोल नंबर आप यहां पर स्पष्ट रूप से लिखेंगे। साक्षात्कार तिथि दोस्तों, तो साक्षात्कार तिथि अभी आप डालेंगे नहीं, आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे और फॉर्म जाने देंगे। ठीक है, विज्ञापन क्रमांक और दिनांक। तो दोस्तों विज्ञापन क्रमांक और दिनांक दोनों को अलग अलग लिखना है। जो आपने फॉर्म भरा था, जो 2020 की पीएससी का फॉर्म भरा था, तो वो एडवर्टाइजमेंट को उठा के देख लो, बिल्कुल ऊपर हेडिंग में ही लिखा हुआ है विज्ञापन क्रमांक। तो पहले आप उसमें विज्ञापन क्रमांक डालेंगे दोस्तों यहां पर, और फिर इसके आगे डालेंगे दिनांक। क्लियर है? अब आता है दोस्तों परीक्षा का नाम। तो यहां थोड़ी सा देखो, परीक्षा के नाम में क्या करना है दोस्तों हमको, तो परीक्षा के नाम पर यहां पे लिखना है राज्य सेवा। परीक्षा का नाम है दोस्तों राज्य सेवा परीक्षा 2020। जो भी परीक्षा दे रहे हो तो यहां पर स्पष्ट लिखोगे राज्य सेवा परीक्षा 2020। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है आवेदक पद का नाम। तो दोस्तों आवेदक पद का नाम भी बिल्कुल सेम टू सेम यही लिखना है, यहां भी लिखना है राज्य सेवा परीक्षा 2020। तीसरा दोस्तों विभाग का नाम। तो विभाग का नाम अभी हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहां पर कोई विभाग का नाम आएगा नहीं। एक कॉमन फॉर्म है जो पर्सनल डिटेक्टिव के सभी विभागों में, पशु चिकित्सा में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग सेवा में, वन सेवा में, सबके लिए उपयोग होता है, इसलिए इसमें विभाग का नाम लिखा हुआ है। हमने सिर्फ यहां पर डाल देना है राज्य सेवा परीक्षा 2020,
और पद का नाम भी लिख देना राज्य सेवा 2020। तो इतने में ही दोस्तों हमारा काम हो जाएगा। इसके बाद अपन थोड़ी सा और आगे चलते हैं दोस्तों इसमें। तो दोस्तों अब यहां पर देखो, ये है आवेदक का नाम। तो कई बार गलती हो जाती थी दोस्तों कि यहां पर सामने लिख देते थे, हालांकि ये फॉर्म, नया फॉर्म जो है इसमें उन्होंने सुधार किया है। तो यहां पर ही हिंदी पे डालना है, यहां पर डालना है, यहां पर अंग्रेजी में डालना है। ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर अपने नाम के आगे श्री, श्रीमती इनका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, इनकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, महिला कैंडिडेट हैं जो वो जरूर करेंगे कि कुंवारी या श्रीमती या जो भी तलाकशुदा, विधवा, जो भी जैसा भी है वो इस पे कर सकते हैं, पर हम लड़कों के लिए ये कोई आवश्यकता नहीं है, यहां सीधे अपना नाम ही डालना है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो पिता का नाम, जन्म दिनांक, तो थोड़ी सा इसमें थोड़ी सा ध्यान रखना है दोस्तों। ये तो आपको पता है कि हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के आधार पर ही आपको जन्म दिनांक डालनी है। जो ये दिनांक है, तो ये दिनांक आपकी 1/2020 को मांगी गई है, लेकिन जब आप दूसरा फॉर्म भरेंगे, अनुप्रमाणन प्रमाण पत्र भरेंगे, तो उस समय भी पूछा जाएगा आपकी वर्तमान आयु। तो यहां पर हम एडवर्टाइजमेंट में जो आयु गणना का दिनांक है उसके आधार पर यहां पर आयु की गणना करते हैं दोस्तों। और जो वो वाला फॉर्म है उसमें आपको मिलेगा, तो उसमें वर्तमान आयु का मतलब है जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो। आप ये नहीं सोचोगे कि हमारा इंटरव्यू 2 महीने बाद होगा, 3 महीने बाद होगा, नहीं, आप जिस दिन साइन करते हो और साइन में डेट डालते हो उस दिनांक को कहा जाएगा वर्तमान आयु। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर जो दोस्तों मुझे बताना है, आपको ध्यान में रखना है, तो यहां पर आपका मूल निवास जो है वो आपको बताना है, और मूल निवास में जारी प्रमाण पत्र क्रमांक और दिनांक भी लिखना है। तो यहां पर विशेष रूप से ध्यान रखना दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पुराना प्रमाण पत्र होता है, बहुत सारे लोगों के पास प्रमाण पत्र पुराना है जिसकी डेट वेट सब खत्म हो चुकी होती है या बहुत साल पुराना है। तो उनसे मेरी सलाह है, क्योंकि ये जो ये मूल निवास प्रमाण पत्र है वो हमेशा काम आता है, और ये प्रमाण पत्र हर स्टेज पर चेक किया जाता है। जब आप नियुक्ति लेने जाओगे तब भी चेक किया जाएगा, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तब भी चेक किया जाएगा, कभी प्रमोशन होगा तब भी चेक किया जाएगा। ऐसे कई उसमें आता है जो आपके हमेशा कैरियर के लिए आता है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मजिस्ट्रियल, जो जिसके पास मजिस्ट्रियल पावर है, वो उससे नीचे वाले व्यक्ति को ये प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं होता। तो मजिस्ट्रेट के साइन किया हुआ प्रमाण पत्र, मजिस्ट्रेट का साइन किया हुआ प्रमाण पत्र आप यहां पर क्रमांक और दिनांक लिखकर भेज सकते हैं। अब दोस्तों, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसका रिसेंटली में ही प्रमाण पत्र खो गया है, या प्रमाण पत्र किसी कारण से नहीं बन पाया, या प्रमाण पत्र फट गया है या चला गया है, कुछ भी हो गया है, अब ऐसी स्थिति में क्या करोगे आप? तो दोस्तों यहां पर आप एक काम करोगे, यहां पर एक आवेदन, यहां पर लिखोगे आवेदन संलग्न कर लिखोगे, और एक अलग से आवेदन लिखोगे आयोग को, और उसमें वर्तमान कंडीशन बताओगे कि मैं मध्य प्रदेश का मूल निवासी हूं, मैं इस ग्राम का जन्म तिथि है, मेरी दिनांक है, परंतु मूल निवास प्रमाण पत्र गुमने के कारण मेरे द्वारा एसडीएम ऑफिस में अनुविभाग अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर नया प्रमाण पत्र बनाने का प्रतिवेदन दिया गया है, और उस प्रतिवेदन की फोटोकॉपी भी आप यहां पर लगाओगे, तो आपका आवेदन रिजेक्ट नहीं होगा। हाँ, आपको यह कंडीशन रहेगी कि जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाते हो तो उस दिन आपको नोट करके लाएंगे और आपसे उस दिन यह प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी मांगी जाएगी। और अगर उस दिन भी किसी कारण से आप नहीं दे पाते हो तो उस दिन फिर आपको एक चेतावनी लेटर दिया जाएगा, और इंटरव्यू के 7 दिन या 15 दिन, वो जो भी उनकी इच्छा हो, उतना समय दिया जाएगा कि इंटरव्यू के 15 दिन के अंदर आप ये इस आशय का प्रमाण पत्र लाकर जमा कर दें। यदि आप ये प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाते हैं तो आपकी योग्यता समाप्त मानी जाएगी, और आपकी जो भागीदारी है, आपकी जो यहाँ पर कहते हैं कैंडिडेटशिप है, वो निरस्त मानी जाएगी, तो आप इसके पात्र नहीं रहोगे। तो इस बात को ध्यान रखना है कि अगर यहां पर प्रमाण पत्र क्रमांक दिनांक नहीं है तो अभी आपके पास समय है। आप सीधा सीधा कहां जा सकते हो दोस्तों? तो यहां पर हमारे यहाँ एक पोर्टल होता है जिसमें 24 घंटे के अंदर आपको प्रमाण पत्र मिल जाता है, और वो पोर्टल कौन सा होता है? लोक सेवा केंद्र। तो आप लोक सेवा केंद्र में जाओ
और जो दस्तावेज मांगे गए हैं वो लगाओ और आप वहां पर सीधे जमा कर दो। लोक सेवा केंद्र के अधिकारी की जवाबदारी है कि वो 24 घंटे के अंदर आपको इस आशय का प्रमाण पत्र प्रदान कर देगा। पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है दोस्तों? अब दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट वाला हिस्सा आता है दोस्तों, इसको ध्यान रखना थोड़ी सा। चलो, तो सबसे इंपॉर्टेंट वाला हिस्सा कौन सा है दोस्तों? ये कौन सा है? आपका परीक्षा का स्तर, ये वाला 19 नंबर, जिस पर मुझे आपको समझाना है और जिसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है दोस्तों। जो मैं आपको बताना चाहता था वो टॉपिक यही वाला है। तो ये है 19 नंबर दोस्तों। अब यहां पर बहुत सारी अफवाहें हैं मार्केट में, बहुत सारे लड़के गुमराह हो जाते हैं और सभी से निवेदन है कि मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। यहां पर जो हमारी शैक्षणिक योग्यता है, तो हमें हाई स्कूल, मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी, स्नातक, ये तो फॉर्म भरना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी योग्यता स्नातक थी तो स्नातक तक तो आपको बताना ही पड़ेगा। अब यहां पर दो व्यू अलग अलग आते हैं दोस्तों। कुछ लोग स्नातक के बाद स्नातकोत्तर और इसके बाद अन्य वांछित गतिविधि हैं, इनके बारे में नहीं बताते हैं, इनको रोक लेते हैं दोस्तों। मतलब समझ में आ रहा है आपको कि मतलब इनको बताने से डरते हैं। क्यों डरते हैं दोस्तों? तो इनके डरने के पीछे रीजन ये है इंटरव्यू। इनके पीछे रीजन क्या है? इंटरव्यू। इनका मानना ऐसा है, और कुछ लोग ऐसा गुमराह करते हैं कि मान लो मैं एमएससी पढ़ा हूं और एमएससी मैंने किससे की है? फिजिक्स से। क्लियर है दोस्तों? तो एमएससी फिजिक्स होने के बाद मुझसे जब इंटरव्यू में ये फॉर्म भरूंगा तो एमएससी का फिजिक्स का पूछेंगे तो मुझसे इसके आंसर बनेंगे नहीं। ठीक है। दूसरी बात, अगर आंसर नहीं बनेंगे तब क्या हो जाएगा? मेरी नेगेटिविटी आ जाएगी, और नेगेटिविटी आ जाएगी तो मेरे नंबर कम मिलेंगे। इस वजह से बहुत सारे लोग स्नातकोत्तर के बारे में कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी की है, इसके नीचे आपको कॉलम मिलेगा एक्स्ट्रा का, कि पीजीडीसीए करके रखा हुआ है, कोई एक्स्ट्रा डिप्लोमा करके रखा हुआ है, तो ये सब चीजों के बारे में वहां पर उल्लेख जानबूझकर नहीं करते हैं। तो आज मेरा जो ये इंटरव्यू का सेशन के बारे में बताने का था, तो दोस्तों यही बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। तो अब दोस्तों ये सोचो कि अगर ऐसा है तो जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज से बीई करके आया है वो क्या करेगा? वो तो पहले ही बता रहा है, ग्रेजुएशन में बता रहा है कि मैंने बीई किया है, इंजीनियरिंग किया है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, दुनिया भर के सब्जेक्ट हैं और बहुत कठिन कठिन सब्जेक्ट माने जाते हैं। तब उनसे इंटरव्यू में क्या वो पूरा बीई का पढ़ लेगा या बीई का पूछेगा? या अगर कोई आईआईटी से आया हुआ है, बहुत सारे लोग आईआईटी करने के बाद सिविल सर्विस में जाते हैं, तो क्या वो आईआईटी करने के बाद बताएंगे नहीं कि हम आईआईटी करे हैं? दोस्तों ये गलत अवधारणा है और ये आपको भटका हुआ अवधारणा है। मेरी बात समझ लो सबको कि हर टीचर को, हर इंटरव्यू को वहां पर आपके सब्जेक्ट की एक्सपर्टनेस हो, ये आवश्यक नहीं है। बाय लक कभी कभी जरूरी हो जाता है कि आप एमए हिंदी के हो और उस समय जो इंटरव्यू बोर्ड में बैठा हुआ है वो एमए हिंदी का ही है। ये बात ध्यान रखना कि बहुत सारे मार्केटों में ये चलता है कि आपके इंटरव्यू जो होंगे वही इंटरव्यू के टीचर वहां से बुला के लाए जाते हैं। बिल्कुल नहीं होता ऐसा। ठीक है, मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मेरे आगे एक एमएससी मैथ्स वाला बैठा हुआ था, मेरे आगे एमए हिस्ट्री वाला बैठा हुआ था और इंटरव्यू तो एक ही पैनल ले रही थी। अगर ऐसा होता तो एमएससी, मेरे इंटरव्यू वाले के बाद दूसरा टीचर आता और मेरे बाद में फिर दूसरा टीचर आता, तो ऐसा कोई टीचर बदलते नहीं है। एक बोर्ड एक दिन के लिए बनता है। ठीक है दोस्तों। प्लस जो बोर्ड होते हैं उसमें 2 से 3 मेंबर, 4 मेंबर तो रेगुलर बनते हैं। अपनी एबिलिटी के हिसाब से कई बार मेंबर बीच में 2, 3, 4 दिन के बाद बदल जाते हैं, क्योंकि हफ्ते भर 10 दिन 15 दिन इंटरव्यू चलता है, तो सभी को इतना समय नहीं होता कि वहां पर इंटरव्यू में बैठ पाए। क्लियर है? तो ये गलतफहमी आप अपने दिमाग से निकाल दो कि आपके सब्जेक्ट को देख के प्रोफेसरों को बुलाया जाता है। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, ना ही ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों। जो बैठते हैं वो जनरल सब्जेक्ट के होते हैं, जिनको उतना ही नॉलेज है जितना आपको नॉलेज है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सीनियर है, वृद्ध है, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी होती हैं, तो उनको कुछ चीजों का नॉलेज होता ही है। जैसे अगर मान लो प्रेमचंद, आपने हिंदी पढ़ा हुआ है तो प्रेमचंद के वो फैन है और उनको साहित्य का बहुत नॉलेज है, पढ़ लिया, जान लिया, या कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो उन्होंने पूछ लिया। तो इस तरह से होता है। आपके सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे हमारे पहले अध्यक्ष थे प्रदीप जोशी जी,
वो बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे और वो क्या करते थे कि जैसे इंटरव्यू होता था तो इंटरव्यू चालू होता था, फिर पूछते थे बेटा क्या किए हो, एमए किए हो, अच्छा। तो फिर वो उठते थे और अलमारी से एक पुरानी सी पुस्तक उठाते थे और कई बार पुस्तक से भी पूछ लेते थे। पर ये उनके बाद से ऐसी कोई प्रथा नहीं है, कोई भी इतना आपको वो नहीं करता है, डीप में नॉलेज की उम्मीद भी नहीं करता है और ना आपसे इतने कठिन कठिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सामान्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आप अपने एमएससी के उल्लेख को यहां पर रोकते हो तो दोस्तों आप जानबूझ के अपने नंबर कम करते हो, क्योंकि एक व्यक्ति स्नातक है, एक व्यक्ति, आप खुद सोचो थोड़ी कि आप मान लो बैठे हो और आपके सामने दो व्यक्ति आए, एक सिंपल बीए पढ़ा हुआ है और एक पढ़ा हुआ है एमएससी फिजिक्स और वो गोल्ड मेडलिस्ट है, तो क्या आपके दिमाग में पहली दृष्टि में नहीं आएगा कि यार ये गोल्ड मेडलिस्ट है यानी ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ है, आप ज्यादा बुद्धिमान ही मानोगे उसको? ऐसा उनके साथ भी होता है। तो जो ज्यादा जिसकी एक्टिविटी ज्यादा है दोस्तों, मुझे लगता है कि वो सब एक्टिविटी का खुल के यहां पर उल्लेख करना चाहिए कि हमने ये भी किया है, हमने ये भी किया है, हमने ये भी किया है, हमने ये भी किया है। और यहां पर इंटरव्यू के डर से छुपाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? अब इससे फायदा क्या है कि दोस्तों आपको पता है कि अगर हमने यहां पर एमएससी के बारे में लिखा है, डिप्लोमा कंप्यूटर के बारे में लिखा है, तो कंप्यूटर के डिप्लोमा से पूछने की संभावना ज्यादा है, एमएससी से भी ज्यादा है। एमएससी आप नहीं पढ़ पाओगे तो आप स्पष्ट रूप से बोल दीजिए वहां पर कि महोदय माफ करिए, पिछले 2 साल से मैं पीएससी की तैयारी कर रहा था तो इसलिए मुझे वो सब्जेक्ट का अभी ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप मुझे सब्जेक्ट से पूछ सकते हैं। बिल्कुल 100% वो पूछ लेंगे, ठीक है। लेकिन उसकी वजह से आप अपने कैरियर का एक इतनी बड़ी उपलब्धि, अचीवमेंट जो आप करके आए हो, जो आपको प्रथम दृष्टता ही दूसरे बहुत सारी जो लाइन लगी हुई है उनसे अलग करती है, उसको छुपाओ तो वो अच्छी बात नहीं है। क्लियर है दोस्तों? तो यह ध्यान रखना कि इसको आपको छुपाने की अपेक्षा मेरे अनुसार तो वहां पर एक्सप्रेस करने की ज्यादा, एक्सपोजर की ज्यादा जरूरत है, उसको आपको बताना चाहिए जिससे नंबर आपके बढ़ जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो मुझे लगता है यह बात आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गई होगी। यहां पर पूछा है अतिरिक्त महत्वपूर्ण अहर्ताएं, ठीक है। तो अहर्ताएं का मतलब क्या है, यहां पर क्या लिखना है दोस्तों? तो ध्यान रखना, यहां पर उन्हीं कोर्सों के नाम लिखने हैं जो आपको डिग्री प्रदान करते हो। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसी चीजें जिसमें आप पास होकर, सफल होकर आपको प्रमाणीकरण दिया गया है कि आप इसके काबिल अब हो गए हो और भविष्य में इसके काबिल होगे। एक्चुअली 2 चीजें होती हैं, कभी कोई खेल प्रतियोगिता होती है, कभी कुछ एक ऐसी प्रतियोगिता होती है जो शॉर्ट टर्म होती है, तो वो सडन प्रतियोगिता में आप बिजी हो तो प्रमाण पत्र मिलते हैं। लेकिन किसी स्किल में आपको ट्रेंड कर दिया जाए तो ट्रेंड होने के बाद आप उस संबंध में योग्य हो जाते हो, आप अहर हो जाते हो। अहर हो जाते हो मतलब आप उसके स्किल्स में माहिर हो जाते हो, तो आप विजेता हो तो ट्रॉफी मिलती है, प्रमाण पत्र मिलता है, पुरस्कार मिलता है। और अगर आपने किसी की ट्रेनिंग ली है, किसी का प्रशिक्षण लिया है, तो आप उसमें योग्य हो जाते हो, अहर्ताओं में गिना जाता है वो। तो यदि आपने कोई, मान लो कभी कभी विशेष रूप से एनसीसी के कैंप लगे हुए हैं, तो आप आर्मी के कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त करके आए हो, वो आप यहां पर लिख सकते हो। कभी कभी होते हैं कि जैसे आप आकस्मिक इमरजेंसी के लिए ट्रेनिंग कोर्स होते हैं, वो करके आए हो, उसका लिख सकते हो। आप अगर एनएसएस वगैरह में कोई कोर्स करके आए हो, समाज सेवा का ट्रेन करके आए हो, उसको लिख सकते हो। तो इस तरह के जो इंडिविजुअली कोर्सेस हैं जिसमें आपको सर्टिफाइड किया गया है, कंप्यूटर कोर्स हो गया, आईआईटी डिप्लोमा हो गया, इलेक्ट्रीशियन डिप्लोमा हो गया, आप कोई कारपेंटर के कोर्स होते हैं जो अभी स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत मिलते हैं, वो करके आए हो, तो वो सबका उल्लेख आप यहां पर कर सकते हो, जो आपको कोर्स करवाने के बाद उसमें अहर घोषित करते हैं, योग्य घोषित करते हैं। ना कि किसी प्रतियोगिता में आप प्रथम द्वितीय आते हो, वो आपको यहां पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। और अगर ऐसी कोई भी प्रतियोगिता दोस्तों, कोई भी कोर्स आपने किया है और आप उसमें प्रमाण पत्र धारक हो, तो आप उसको यहां पर जरूर उल्लेख करो। ये पॉइंट ही इंप्रेसिव होते हैं इंटरव्यू के लिए। ध्यान रखना, वहां पर इनकाउंटर क्वेश्चन कभी जरूरत नहीं होती। अगर वो इंटरव्यू लेने वालों से हम उल्टा करके 20 क्वेश्चन पूछ ले, तो हो सकता है वो 5 के भी जवाब ना दे पाए।
ठीक है, लेकिन वहां पर चेक किया जाता है आपके एक्सप्रेस करने का तरीका और उसके माध्यम से आपके पर्सनालिटी का अनुमान लगाया जाता है। तो इसलिए हमको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये जो प्रमाण पत्र है इससे आपकी योग्यता और आपके जो मेंस के नंबर हैं वो आपको सपोर्ट तो करते ही करते हैं, तो इसके आधार पर आपका चयन होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो चलिए अगला है दोस्तों अपना 28 नंबर। ठीक है, इसको भी विशेष रूप से ध्यान देना है दोस्तों। इस बिंदु को भरने के पहले, क्या किसी नियोजित खेलकूद में आपने राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है? यदि हां तो विवरण प्रमाण पत्र संलग्न करें। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर भी एक गलतफहमी होती है और लोग गलत का शिकार हो जाते हैं कि प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कैप्टन या क्रिकेट टीम का लीडर। नहीं, अगर क्रिकेट टीम का लीडर है वो और जितने प्लेयर हैं वो सब के सब विश्वविद्यालय और अपने राज्य और सबको रिप्रेजेंट करते हैं। अकेला कैप्टन ही रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, तो इसको कई लोग क्या मानते हैं कि अगर हम क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं तो ही प्रेजेंट करें। आप कॉलेज में अगर कॉलेज स्तर की कोई प्रतियोगिता है, आपके विश्वविद्यालय स्तर की प्रतियोगिता है, आपके राज्य स्तर की प्रतियोगिता है, तो दोस्तों मैं तो बोलता हूं जरूर लगाएं, बिल्कुल लगाएं। अब कई बार क्या होता है कि दोस्तों यहां पर एक मजेदार बात कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय, ठीक है, ये प्रतियोगिताओं में कि अगर क्लस्टर लेवल की होगी उसको छोड़ देते हैं। बहुत सारे प्रमाण पत्र लोगों के पास होते हैं, लगाते नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा बोलते हैं कि जो यूनिवर्सिटी लेवल, राज्य लेवल, एमपी लेवल पे होगी तो ही प्रतियोगिता पे लगाएंगे। हर लड़का कॉलेज में कभी गैदरिंग में, कभी एनुअल फंक्शन में कोई ना कोई प्रमाण पत्र धारक होता है, कोई ना कोई खेल का प्रतिनिधित्व किया होता है। तो मेरा कहना है चाहे वो कॉलेज लेवल का हो, चाहे आपका हाँ स्कूल लेवल के फॉर्म यहां पर इसलिए नहीं भरना है दोस्तों क्योंकि स्कूल से लेकर कॉलेज के बीच में हमारा 3 से 4 साल का गैप हो चुका होता है। तो स्कूल लेवल के यहां प्रमाण पत्र ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने मांगा भी नहीं है। पर कॉलेज आपकी रिसेंटली एक्टिविटी है तो आपके फिजिकल स्टेमिना को और फिजिकल चीजों को, योग्यताओं को आपको बताते हैं। तो कॉलेज लेवल का हो चाहे आपका यूनिवर्सिटी लेवल का हो और इसके ऊपर कितने भी लेवल का हो, उसका जरूर उल्लेख यहां पर करना है। अब एक चीज जो होती है जो मैं आपको बताऊंगा, तो ये 28 नंबर से 33 नंबर के बीच का संबंध। तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको कि 28 नंबर और 33 नंबर के बीच में संबंध। तो बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम कॉलेज में क्रिकेट खेलते थे, करेक्ट है, और हमको स्कूल और कॉलेज में प्रमाण पत्र मिले हैं क्रिकेट टीम के, कि प्रमाण पत्र में हमने क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया या कोई मीट में जो भी है, क्लस्टर लेवल, रीजनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल जो भी है, या यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में भाग लिया। और जब ये जो 33 नंबर आएगा तो 33 नंबर में क्या होता है? 33 नंबर में होता है हमारी अभिरुचियां, हमारी हॉबी। तो हम हॉबी कुछ और लिख देते हैं। ठीक है, तो इनके दिमाग में ये आता है कि इंटरव्यू में कहीं ऐसा तो नहीं कि अभिरुचियां अलग है और खेला कुछ अलग है। तो ध्यान रखना दोस्तों, हम मल्टी टैलेंटेड लोग हैं। हम लोग क्या हैं? मल्टी टैलेंटेड लोग हैं। और ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास एक ही टैलेंट हो। 99% पीएससी इंटरव्यू का छात्र एक टैलेंट को लिखता है, एक अभिरुचि को लिखता है। ऐसा लगता है कि जन्म से केवल उसी रुचि के लिए पैदा हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत सारी रुचियां हो सकती हैं, इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप तो ड्राइंग प्रतियोगिता में हो, उसमें भाग लो, उसमें प्रथम पुरस्कार पढ़ो, पर जरूरी नहीं है कि रुचि में वही लिखो, आप रुचि में दूसरे भी लिख सकते हो। ओवरऑल मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये आपके नंबर में इंटरव्यू में गेन ही करवाएंगे, आपको घाटा नहीं करवाएंगे। हाँ, दूसरा जो मैटर है इसका, तो वो अपन अभी थोड़ी सा आगे आएंगे 33 नंबर में, उसमें अपन उल्लेख करेंगे कि क्या होता है यहां पर। अब ये देखो दोस्तों, ये है 33 नंबर और इसमें लिखा है क्या अपने संबंध में कोई विशेष जानकारी जो आपके चयन में सहायक हो, जैसे अभिरुचियां, प्रकाशन, तो इसके संबंध में संक्षेप में अंकित करें। ठीक है, तो दोस्तों ये सबसे बड़ा मैटर होता है किसी भी इंटरव्यू के फॉर्म भरने के पहले, और सबसे बड़ा हेडेक होता है लड़कों को डिसाइड करने के लिए, क्योंकि रुचियां तो हमारी 50 हैं, पर हमारी ऐसी कोई खास रुचि नहीं है जिसके आधार पर हम इंटरव्यू के लिए तैयार हों। बढ़िया गांव में बल्ला उठाए, हनुमान जी जैसे बल्ला रखे, खेले, 4-5 छक्के मारे और 2-3 लोगों से लड़ाई किए और घर आ जाते हैं। ठीक है, और यहां पर इंटरव्यू में क्या लिखा हुआ है कि हमारी अभिरुचियां, हमारे प्रकाशन,
जो आपके चयन में सहायक हों। तो हम वहां पर बता देते हैं क्रिकेट खेलना, हॉकी खेलना। अब 99% लड़के क्या करते हैं दोस्तों, बचते हैं। क्या करते हैं, बचते हैं। वो ऐसी हॉबी डालने की कोशिश करते हैं कि जो इस पर क्वेश्चन कम से कम हो और क्वेश्चन कम से कम क्लिष्ट हो, कठिन क्वेश्चन ना हो और क्वेश्चन सरल हो। तो दोस्तों इसमें थोड़ी सी अपनी भावना स्पष्ट कर लो आप, ठीक है, कि ये आप हो और ये इंटरव्यू वाले महोदय हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रख लो, ये इंटरव्यू वाले हैं, ठीक है। और ये आप यहां पर थोड़ी सा आपको इतना स्ट्रांग नहीं बनाना है, गरीब सा बना देता हूं कि ये आप गरीब बीमार व्यक्ति हो और वो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति है। इनको आदेश दिया गया है, इनसे रिक्वेस्ट किया गया है और इनको काम दिया गया है कि आपको लगभग 30 से 40 मिनट में इनके वाइवा के माध्यम से इनकी पर्सनालिटी को कुछ अंकों में निर्धारित करना है। इनसे पर्सनालिटी के वाइवा के माध्यम से आपको इसकी पर्सनालिटी को कुछ नंबर के रूप में डिनोट करना है और नंबर देने हैं। ये उनका काम है। अब ये काम कैसे करते हैं, तो ये काम करते हैं, जिनका जो नॉलेज होता है फील्ड, तो उनके खुद के नॉलेज से अपने फील्ड से पूछते हैं। दूसरा, अखबार पढ़ते हैं तो अखबार के नॉलेज से पूछते हैं दुनिया के बारे में। प्लस इनका जो ग्रेजुएशन होता है तो उससे एकेडमिक जो स्टैंडर्ड में इनको जो ज्ञान होता है उससे पूछते हैं। प्लस ये पूछते हैं जो सेकेंड पोर्शन होता है वो आपका, तो आपका एकेडमिक पूछते हैं, आपकी स्टडी के बारे में पूछते हैं, वर्तमान में आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछते हैं, वर्तमान में करंट के बारे में पूछते हैं और सीधा सीधा पूछते हैं आपकी हॉबी के बारे में। किसके बारे में, हॉबी के बारे में। तो दोस्तों ये इतना बड़ा मैटर है कि अगर आप अच्छी हॉबी नहीं बताएंगे, ये आप हैं और ये आपको इंटरव्यू वाला है, और अगर वो आपकी थाली से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है तो उसके पास एक ही विकल्प होगा, वो अपनी थाली से क्वेश्चन करेगा। समझ गए बात को। अगर आप हॉबी में ऐसा कुछ लिखते हैं जिससे क्वेश्चन ही नहीं बनते हैं तो आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, अपने साथ धोखा कर रहे हैं। तो जब वो सब्जेक्ट आप ही उसको लिख के नहीं दे रहे हैं कि इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछो, तो उसकी मजबूरी है वो उन सब्जेक्टों से क्वेश्चन पूछेगा जिसका नॉलेज उसको होगा, और उसके नॉलेज का नॉलेज आपको होने की संभावना उतनी ही कम होती है। क्लियर है दोस्तों। तो मेरा कहना है कि आप ऐसी बकवास शब्द यहां ठीक नहीं रहेगा, आप ऐसी हॉबियों का इस्तेमाल ना करें जो आपने केवल बचने के नाम से हॉबी बनाई है। जैसे मॉर्निंग वॉक, ठीक है, और लिखते हैं गीत सुनना, गाना नहीं, क्योंकि गाना बना लेगा हमारी आवाज सुन जाएगी। फिल्में देखना, ठीक है, खाना खाना, ठीक है। ये हॉबी आप डाल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, डालो, कोई दिक्कत नहीं है। हॉबी के लिए कोई आपको मना नहीं कर सकता और आपका जन्मजात गुण है वो, और अधिकार भी है। लेकिन दोस्तों ऐसी हॉबी से आप करना क्या चाहते हो, आप क्वेश्चनों से बचना चाहते हो। आपके पास अभी 1 महीना है, आप कम से कम इतनी तैयारी तो कर सकते हैं कि उसके हॉबी के बारे में सामान्य नॉलेज आपको भी हो जाए और सामान्य नॉलेज उसको भी होगा। वो आपकी हॉबी देख के कोई पुस्तक खोल के पढ़ के नहीं आएगा। मान लो मेरी हॉबी बैडमिंटन है, तो अगर मेरा अच्छा लक है तो कोई बैडमिंटन खिलाड़ी फंस जाएगा, ठीक है। और अगर अच्छा लक है, वो बैडमिंटन खिलाड़ी पूछता है, तो हमारे बीच में कन्वर्सेशन होगा, हमारे बीच में डिबेट होगा, और हमारा कन्वर्सेशन और डिबेट देख के एक दूसरे भी प्रभावित होंगे और मुझे एक्टिव मान के ज्यादा नंबर देंगे। और अगर मान लो मैं ऐसी हॉबी रख के आता हूं कि मुझे मान लेता हूं कि इसरो के रोबोट पार्ट्स बनाने का हॉबी है मेरी, ठीक है। आजकल बहुत सारे पार्ट्स नट बोल्ट के गेम्स आते हैं, बोर्ड गेम जिसको कहा जाता है, बच्चे बनाते हैं। अब उनका कुछ पल्ला ही नहीं पड़ा, क्या करेंगे, अच्छा बेटा ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो, और वो छोड़ देंगे और फिर चालू हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद या फिर कलाकृतियां या मौर्यकाल और ये इतिहास। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं चुप हो जाऊंगा, वो लोग मजे लेंगे, ठीक है। तो इससे बेटर है मैं जानबूझकर हॉबी उनके सामने ऐसे प्रस्तुत करूं जिससे हो सकता है 10-20% क्वेश्चन मेरे से ना बने, पर 60-70% क्वेश्चन बने, और जिससे मैं उनसे डिबेट कर पाऊं, जिससे मैं उनसे वार्तालाप कर पाऊं। मैंने कभी भी, आपको यकीन मानो, पहले कभी भी बैडमिंटन नहीं खेला था, ठीक है। मतलब खेला था, पर बैडमिंटन कैसा खेला था, प्रोफेशनल नहीं, घरेलू, बड़ी यहां से मारे तो छत के उस साइड जा रही है, छत के उस साइड जा रही है, कूद काद के, हमने कभी बाउंड्री भी नहीं बनाई थी और बैडमिंटन खेला था।
पर जब मेरा पीएससी का इंटरव्यू का आया तो मैंने जानबूझकर बैडमिंटन रखा और बैडमिंटन की तैयारी की, A to Z पढ़ाई किया, ठीक है। और मेरे जो 2013 का पीएससी का इंटरव्यू था उसमें मुझे 177 नंबर मिले हुए हैं दोस्तों, ठीक है। तो कैसे मिले? क्योंकि मैं वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछा, उन्होंने एक इतना डीप क्वेश्चन पूछा कि एक ऐसा कौन सा बैडमिंटन प्लेयर है जिसकी 56-57 में हत्या हुई थी। मैंने बिल्कुल हाथ जोड़ लिए, साफ मना कर दिया कि सॉरी महोदय, माफ करिएगा महोदय, मुझे इसका नॉलेज नहीं है। फिर उन्होंने, मुझे पता है क्या पूछेंगे, दीपिका पादुकोणे बैडमिंटन, प्रकाश पादुकोणे बैडमिंटन, बस इन्हीं के बारे में पूरा पूरा रहा। पर उसमें मैंने उनके साथ में स्वर मिला के डिबेट किया तो उनको पसंद भी आया और शायद नंबर भी इसीलिए अच्छे मिले। क्लियर है? तो आप ऐसी हॉबी मत रखो कि पोहा बनाना, चाय पीना, मॉर्निंग वॉक करना, ये रखोगे तो आपको लगता है कि आप क्वेश्चनों से बच गए, पर क्वेश्चनों से बचना का तो संभव ही नहीं है, क्योंकि आपको उस दरवाजे से आगे ही जाना है, निकलना ही पड़ेगा, या फिर वापस आना है तो आ जाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो बेटर यह है कि बहुत कठिनतम हॉबी भी मत रखें। क्रिकेट में रियली में बहुत सारे वास्ट क्षेत्र है, बहुत सारा कोर्स है, और अगर आपका क्रिकेट नॉलेज नहीं है, पहले से नहीं है, तो क्रिकेट हॉबी मत रखें। लेकिन सामान्य रूप से वॉलीबॉल, सामान्य रूप से ड्राइंग, सामान्य रूप से पुस्तकें पढ़ना, सामान्य रूप से मूवियां देखना, पर इनकी तैयारियां भी आप उस स्तर पर कर लें और थोड़ी इनके बारे में देख लें कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज मेरा यही जानकारी देने का मकसद था कि बहुत सारे लोग अभी मुझसे संपर्क करते हैं कि सर हम क्या करें, क्या ना करें, और कैसी हॉबी रख लें, और उनको सजेशन मिलता है कि मॉर्निंग वॉक रख लो। तो मैं इससे बिल्कुल विरोध में हूं दोस्तों, और मैं ऐसी हॉबी सजेस्ट करूंगा आपको कि जिससे प्रश्न हो, ठीक है। संगीत सुनना, बिल्कुल संगीत सुनना आपकी हॉबी हो सकती है, गाना नहीं बनता है, पर उसमें आपको मधुर संगीत, आपको शास्त्रीय संगीत, आपको टेम्पररी संगीत, क्लासिकल डांस, इन सब के बारे में नॉलेज रखना पड़ेगा। आप उनकी तैयारी करो, और बहुत बड़ा मैटर नहीं है, 15 दिन में आपको इतना ऊपरी ज्ञान हो जाएगा जितना सामान्य व्यक्ति से को होता है। और आप कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं हो, बहुत बड़े ड्राइंगिस्ट नहीं हो, बहुत बड़े म्यूजिशियन नहीं हो कि आपसे इतनी उम्मीद करें कि आप बिल्कुल गहनतम से गहनतम। हाँ, क्रिकेट जैसी ऐसी चीजें होती कि क्रिकेट में नॉर्मली सबको पसंद होता है और देखते हैं। मान लो अपने क्रिकेट हॉबी रखते हैं और सामने वाला भी क्रिकेट की हॉबी रखता है और एम्पायर के बारे में पूछ ले कि ये कहाँ के एम्पायर है, ये कहाँ का कैप्टन है, तो वो आप तत्काल, मतलब इन शॉर्ट ड्यूरेशन में, 1 महीने के ड्यूरेशन में आप तैयार करना आपके लिए संभव नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा कहने का मतलब है कि फुटबॉल, वॉलीबॉल, कैरम, बैडमिंटन, स्विमिंग, ये सब चीजें आप अपनी हॉबी में रख सकते हो, ठीक है, और इनके बारे में पढ़ाई भी कर सकते हो। तो वो क्वेश्चन पूछेंगे और फायदा मिलेगा। अब लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप उन अभिरुचियों को बताएं जो आपके चयन में सहायक हो। पता है कि आप क्रिकेट खेलते हो तो आपके चयन में कैसे सहायक होगी, बैडमिंटन खेलते हो कैसे सहायक होती है। तो दोस्तों, ये इंटरव्यू का पार्ट है। जब आप हमारे यहां पर आएंगे या मैं इंटरव्यू के सेशन लूंगा तो आपको मैं पूरा तरीका बताऊंगा कि कैसे इसको हैंडल करना है। सिर्फ वही गुण जो एक क्रिकेट के एक टीम लीडर में होने चाहिए, ठीक है, लीडरशिप, टीम भावना, कोऑर्डिनेशन, एक्टिविटी, पूरी एनर्जी लगा देना, तत्परता करना, और हदों को पार करने का प्रयास करना, हदों को क्रॉस करने का प्रयास करना, ये गुण एक स्पोर्ट्स खिलाड़ी में होता है, एक कलाकार में होता है। वो नए नए आयाम गढ़ता है, ठीक है। जहां पर 9 सेकंड में 100 मीटर की जाती थी एक समय, कार्ल लुइस आपने सुना होगा, तो उसको जाके जमैका के धावक ने 7 सेकंड तक लेके आया। तो 9 सेकंड से क्रॉस करते करते मतलब उन्होंने उनकी लिमिटेशन क्रॉस कर दी। तो ये सब किसकी बस की बात होती है? केवल खिलाड़ी, कलाकार और इनकी। तो ये गुण जो हैं, वो गुण आपको किस में बताने होते हैं? इंटरव्यू में, कि जिस तरह से खिलाड़ी में ये गुण है वही एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मेरे में गुण होंगे, और मैं इस क्षेत्र में भी उसी तरह काम करूंगा जिस तरह से एक स्पोर्ट्स में काम किए जाते हैं। तो ये सब चीजें अपन डिस्कशन करेंगे दोस्तों, किसमें? इंटरव्यू के सेशन में। क्लियर है? तो आज मैं जो आपको मेनली बताना चाहता था, जहां पर लड़के गुमराह होते हैं, तो एक बताना चाहता था दोस्तों आपका एजुकेशन, क्लियर है, और दूसरा बताना चाहता था आपका कॉलेज के समय में किया हुआ, और तीसरा बताना चाहता था आपकी हॉबी।
तो स्कूल एजुकेशन में जो भी आपने किया हो, उसके बाद में डीसीए, पीजीडीसीए कोई भी कोर्स किया है तो बिल्कुल मत छुपाओ, उनको बताओ। अगर उनमें से एक आध क्वेश्चन पूछ भी लेता है, नहीं भी बनता है, तो भी आपकी वो क्वालिटी आपको उससे ज्यादा नंबर देके जाएगी। ठीक है। दूसरा दोस्तों, आपकी हॉबी, तो हॉबी में बचो मत। हॉबी वो दो उनको जिससे वो ज्यादा खुश हो जाएं कि चलो एक व्यक्ति आया और उससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, पर आप उससे डबल खुश हो कि कोई बात नहीं, मैं तो 2 महीने से बैठ के तैयार कर रहा था कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछो। ठीक है। तो हॉबी में डरने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात है दोस्तों कि कॉलेज के जो भी कोर्स हैं, कॉलेज के जो भी आपके प्रतियोगिता है, चाहे वो डांस प्रतियोगिता हो, चाहे निबंध लेखन प्रतियोगिता हो, चाहे मॉक इंटरव्यू वाला हो, कुछ भी जैसा भी हो, फैशन शो भी होते हैं कॉलेज में, हम लोग गैदरिंग के समय बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं। कोई भी एक्टिविटी हो जिसके प्रमाण पत्र आपको मिले हो, आपने प्रतियोगिता में भाग लिया हो, चाहे प्रथम, द्वितीय, तृतीय या कोई नंबर ना भी लिखा हो, लगा हो, पर पार्टिसिपेट किया हो, तो उसको बिना सोचे समझे उसको ऐड करो, क्योंकि यही मौका का इंतजार आप कर रहे थे 2 साल से, 3 साल से तैयारी करके, और जब ये मौका आया तो आप अपनी योग्यताओं को छुपाओ मत, इंटरव्यू के डर से मत छुपाओ, बल्कि उनको दिखाओ। तो जितना दिखाओगे उतना वो इंप्रेस होंगे और उतने ज्यादा आपको नंबर मिलेंगे। क्लियर है दोस्तों। इसके अलावा आता है सबसे बड़ा काम जो होता है, तो पदों का विवरण भरना। ठीक है। तो प्रायोरिटी फॉर्म जो आता है, पर दोस्तों ये प्रायोरिटी फॉर्म कहां पर होता है, तो ये फॉर्म मिलेगा आपको तत्काल वहीं पर इंटरव्यू के पहले। ठीक है। और इंटरव्यू के पहले ही फॉर्म भर के आपको जमा करना पड़ेगा। पर पदों का क्रम भरने के पहले ये बहुत महत्वपूर्ण है और पूरी जीवन आपको बहुत पिंच करता है कि आपके इससे ज्यादा नंबर थे पर आपने ये पद प्राप्त किया, और उसके कम नंबर थे उसने ये पद प्राप्त कर लिया। तो कौन से पद में जाना है, पद की प्रकृति क्या है, पद की प्रमोशन की स्थिति क्या है, वहां पर आपका फ्यूचर क्या है, वहां पर एमिनिटीज क्या है, वहां पर पावर क्या है, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं दोस्तों। एक एडी, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रियल, ठीक है, किसी पद की कमी और उसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं दोस्तों, पर आप ये समझो कि एक एडी का पद है, असिस्टेंट डायरेक्टर पद है, और सेकेंड क्लास का है, 5400 ग्रेड पे है। लेकिन एक रेवेन्यू का अधिकारी, नायब तहसीलदार, पर उनके रुतबे में, उनके सम्मान में और उनकी लोकेलिटी में कहीं ज्यादा वैल्यू है नायब तहसीलदार की, और वही एडी की में उसकी अपेक्षा कम है। तो ये आप चाहते क्या हो, आपके उद्देश्य क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी फॉर्म भरे जाते हैं और वो पदों के बारे में विश्लेषण किए जाते हैं। उसके बारे में मैं आपको सेकेंड जो वीडियो आएगा दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पद आपके इस विज्ञापन में दिए हैं और किस पद में कब प्रमोशन होगा, कितना वेतनमान होगा, क्या फायदा होगा, क्या घाटा होगा। और अगर आपको किसी भी संबंध में प्रॉब्लम हो तो पर्सनली आप कोचिंग के नंबर पर आप लगा सकते हैं फोन, मेरे नंबर पे लगा सकते हैं, और मंथन मंत्र एकेडमी भोलाराम उस्ताद मार्ग के बगल में कोचिंग है, आप यहां पर आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें दोस्तों जो इस प्लेटफॉर्म में डिस्कशन नहीं हो सकती, वो प्रायोरिटी के बारे में मैं आपको यहाँ पे पूरी तरह से बता सकता हूं और मैं आपको समझा दूंगा और आपको प्रायोरिटी फॉर्म भरने के लिए हेल्प कर सकता हूं दोस्तों। तो अगर आपको आज ये बातें समझ में आई हो तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्म भरें। इसके साथ में ओबीसी, एसटी, एससी सिंपल फॉर्म है, घोषणा फॉर्म है। तो दोस्तों जो पूछा है साफ भरना है, बहुत बड़ा मैटर नहीं है, बड़ा मैटर 2 थे, वो मैंने आपको समझा दिए। धन्यवाद दोस्तों।